हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री रूम। तो आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा पोटेंशियल कैलकुलेशन स्टैंडर्ड फॉर्म का। ठीक है, अब हम लोग इस लेक्चर में नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म का पोटेंशियल कैलकुलेशन देखेंगे। नॉन स्टैंडर्ड कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर हो सकता है कि 298 केल्विन ना रहा हो सकता है प्रेशर 1 atm ना रहा हो, या हो सकता है जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर नहीं रहा हो। मतलब इन तीनों में से कोई भी एक अगर चेंज हो जाए स्टैंडर्ड केस से तो उसको हम लोग नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन बोलेंगे। तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए हमें एक्चुअली नर्स्ड इक्वेशन सीखना है। तो हम लोग नर्स्ड इक्वेशन का सबसे पहले डेरिवेशन कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा आपको एक बात तो पता होगा कि वर्क डन बाय जो सेल होगा वो कितना होगा, वर्क डन बाय सेल। तो वर्क डन बाय सेल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Q इंटू वी से, है ना। आप लोग ये फॉर्मूला पहले भी क्लास 10th में भी पढ़े होंगे ना कि वर्क डन जो होता है इलेक्ट्रिक वर्क की वजह से वो क्या होता है, Q इंटू वी, चार्ज इंटू पोटेंशियल। ठीक है, अब यहां पर इसको हम लोग लिख दे रहे हैं NFE। ठीक है, V के जगह हमने E लिख दिया, EMF से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अब देखो Q के जगह पर हमने यहां पर NF लिखा है। ठीक है, तो NF का क्या मतलब है इस चीज को मैं बता रहा हूं अभी। देखो हमने डिफरेंट टाइप पर के सेल रिएक्शन देख ली। जैसे मान लो कहीं पर हमने देखा Cu2+ जो था वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके इस तरह Cu बनाता था। ठीक है, उसी तरह हमने देख लिया Ag+ जो है वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag का 1 मोल बनाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसको मोल के टर्म में पढ़े तो क्या बोल सकते हैं, Cu2+ का 1 मोल 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu का 1 मोल बना रहा है। उसी तरह Ag+ का 1 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और Ag का 1 मोल बनाएगा। उसी तरह हम डिफरेंट, मान लो कहीं पर 3+ चार्ज है तो वो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और A का 1 मोल बनाएगा। मतलब A3+ का 1 मोल 3 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और A का 1 मोल बनाएगा। ये तो जनरलाइज केस हो गया। अगर मान लो ये सारे आप देखो इक्वेशन सेल रिएक्शन पर के इक्वेशन है तो यहाँ पर हर रिएक्शन में आपको अलग अलग मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर इन सबके लिए अगर चार्ज निकालना चाहें तो चार्ज को आप कैसे निकालोगे उस चीज को समझो। ठीक है, आप लोग बताओ मुझे कि 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। तो आपको पता है ना, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, उसी तरह अगर मान लो 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करोगे, 1 मोल को हम लोग Na से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप क्या करोगे, 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दोगे इस इलेक्ट्रॉन पर के चार्ज को, है ना। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसको मैंने पॉजिटिव में ले रखा है। तो देखो ये टोटल जब आप फाइंड करोगे ना, कैलकुलेट करोगे, तो ये इक्वल टू आएगा 96500 कूलम के अप्रॉक्स। ठीक है, अब अगर ये वैल्यू हमारे पास आ गया तो इस चीज को हमने 1 फैराड से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, इसको फैराड से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर मान लो 1 मोल इलेक्ट्रॉन की चार्ज की बात करें तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना हो जाएगा, 96500 कूलम, या फिर हमने इसको बोला 1 फैराड। बात क्लियर है। अब देखो बहुत अलग अलग टाइप पर के रिएक्शंस में केवल 1 मोल इलेक्ट्रॉन तो सब में यूज नहीं हो सकता है। तो कहीं पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा था, कहीं पर 3 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा था। तो इन सब इक्वेशंस के लिए हमने अलग अलग कैलकुलेशन करा। ठीक है, तो देखो यहां पर इस वजह से Q के लिए मैंने क्या लिख दिया, NF। तो N यहां पर डिपेंड करेगा कि कितना मोल इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर सेल में यूज हुआ है। ठीक है, अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हुआ होगा तो वहां पर N का वैल्यू 1 हो जाएगा। यहीं अगर 2 मोल यूज हुआ होगा तो N का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल के लिए मैंने N को यूं ही फ्री छोड़ दिया ताकि वो पर्टिकुलर उस रिएक्शन पर डिपेंड करेगा और वहां पर हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो वर्क डन बाय अ सेल W इक्वल टू हम लोग NFE इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पर NF चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा और पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा E। ठीक है, हम लोगों ने क्लास 11 में थर्मोडायनेमिक्स में एक टर्म यूज किया था डेल्टा जी, है ना। इसको कि हमने बोला था गिब्स फ्री एनर्जी, और इसको हमने ये बोला था अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क। अच्छा, यहां पर हम लोगों ने W इक्वल टू क्या निकाला, W इक्वल टू क्या था, NFE। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहां पर जो वर्क डन होगा तो वर्क डन बाय सेल होगा ना, उस केस में डेल्टा जी जो होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ डेल्टा जी। तो नेगेटिव ऑफ डेल्टा जी इक्वल टू हम लोग W बोल सकते हैं। तो और हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा जी इक्वल टू NFE। ठीक है, यहां पर से डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस NFE। हम लोग लिख सकते हैं ना ऐसा। तो देखो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया, इस चीज को आप
चाहो तो नोट कर सकते हो, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस ऑफ एन एफ ई, मतलब ये ई सेल की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मान लो स्टैंडर्ड केस की बात करें तो डेल्टा जी स्टैंडर्ड केस को याद करो, डेल्टा जी नॉट से हमने रिप्रेजेंट करा था, तो यहां पर डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ, यहां पर ई नॉट सेल लिख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड केस में कर दिया। अगर मान लो गिब्स फ्री एनर्जी को हमने स्टैंडर्ड केस में कर दिया, उस समय ई नॉट सेल को भी हमने स्टैंडर्ड केस में कर दिया, ठीक है। इतना बात आपको क्लियर हो रहा होगा। तो देखो हमने थर्मोडायनेमिक्स में एक रिलेशन पढ़ा था डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट के बारे में। वो क्या था, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ठीक है। यहां पे डेल्टा जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, और ये क्या है डेल्टा जी नॉट क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन, प्लस आर गैस कांस्टेंट है, टी यहां पर टेम्परेचर है, एल एन, और क्यू यहां पर क्या है, रिएक्शन कॉसेंट है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने डेल्टा जी पर का रिलेशन निकाला ई सेल के साथ, तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई, ठीक है। तो मान लो इसके जगह पर लिख दिया मैंने डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई, इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, माइनस एन एफ ई नॉट, ठीक है, प्लस ये आर टी एल एन क्यू, ठीक है। अब मान लो इन सारे जगहों पर देखो माइनस एन एफ यहां भी आ गया, माइनस एन एफ यहां भी आ गया, तो मैं एक काम कर रहा हूं, इसको माइनस एन एफ से मैं डिवाइड कर रहा हूं, सारे ही साइड है ना, माइनस एन एफ से अगर मान लो डिवाइड कर दूं इस पूरे एक्सप्रेशन को, तो हमें क्या मिलेगा, देखो तो हमें मिल जाएगा, देखो ये माइनस एन एफ यहां से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ई इक्वल टू हमें मिल जाएगा, देखो यहां से भी माइनस एन एफ कैंसिल हो जाएगा, ई नॉट, और देखो ये प्लस माइनस यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस, और ये क्या हो जाएगा, आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन मिल गया, इसी को हम लोग बोलेंगे नर्स्ड इक्वेशन, ठीक है। इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो E इक्वल टू आपको पता है ई नॉट माइनस एल एन को अगर हम लोग लॉग बेस 10 पे कन्वर्ट करें, क्योंकि एल एन के लिए बेस क्या होता है E, ठीक है। तो हम लोग इसको बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको पता है किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303, और इसको क्या लिख सकते हैं, आर टी अपॉन एन एफ लॉग ऑफ क्यू, ठीक है। तो यहां पर देखो नर्स्ड इक्वेशन का हमारा एक और फॉर्म जनरेट हो गया है, ठीक है। यहां पर F आपको पता है, F का ऑलरेडी वैल्यू 96500 कूलम होता है, ठीक है। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लो उस रिएक्शन में यूज हुआ होगा। अब देखो R गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है, बट आपके सिलेबस में मैक्सिमम टाइम क्या होगा, वैसे मैंने बोल तो दिया ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, बट आपके सिलेबस में जो मैक्सिमम सवाल होगा ना, वो T इक्वल टू 298 केल्विन फिक्स कर रखा होगा। तो अगर मान लो टेम्परेचर इक्वल टू 298 केल्विन हमने फिक्स कर दिया, आर का वैल्यू पहले से गैस कांस्टेंट है, आपको पता है 8.314 आर का वैल्यू होगा, है ना, अगर एसआई यूनिट की बात करें। यहां पर एफ जो है, एफ का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 96500 कूलम। तो देखो ये सारे कांस्टेंट टर्म एक साथ हम लोग तो लिख ही सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से अगर सारे कांस्टेंट का वैल्यू पुट कर दोगे ना, इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303, देखो मैं सबको कैलकुलेट करके एक साथ मैं लिख दूंगा। अच्छा पहले मैं ये एक्सप्रेशन लिख दूं, 2.303 इंटू आर का वैल्यू कितना होगा, 8.314, ठीक है, और टेम्परेचर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 298 डिवाइडेड बाय एन, और एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 96500 कूलम, और यहां पर लॉग ऑफ क्यू, ठीक है। अब इन सबको अगर आप कैलकुलेट करोगे, ये सारे के सारे कांस्टेंट है ना, तो देखो ये आपको फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ क्यू, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जान लो, ये वीवीआई फॉर्मूला है ना, वेरी वेरी वीवीआई फॉर्मूला है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसी फॉर्मूला का हम लोग मैक्सिमम यूज करेंगे। तो आप इस बात को मगअप कर लो, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ क्यू। बात क्लियर है। यहां पर क्या है, Q रिएक्शन कॉसेंट है, और E क्या है, ई सेल है। तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, देखो तो इसको लिखा हुआ रहता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ क्यू। तो देखो हमारे पास फाइनली नर्स्ड इक्वेशन आ गया। अब इस नर्स्ड इक्वेशन का यूज हम लोग नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए करेंगे, ठीक है, बट ये वाला हमेशा फिक्स रहेगा। यहाँ पर टेम्परेचर हमने 298 केल्विन फिक्स कर रखा है। अगर मान लो टेम्परेचर में भी वेरिएशन करा रहा है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, E इक्वल टू ई नॉट
माइनस 2.303 RT अपॉन NF log ऑफ Q। ठीक है, जब हमने टेम्परेचर का वैल्यू फिक्स कर रखा है उस केस में ये कांस्टेंट हो जाएगा 0.059। बट अगर टेम्परेचर फिक्स नहीं रखा है तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। बट याद रखो आपके सिलेबस में मैक्सिमम टाइम क्या होगा कि टेम्परेचर का वैल्यू फिक्स रहेगा और वो 298 केल्विन ही दे रखा रहता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये नर्स्ड इक्वेशन का यूज। तो देखो ये जो नर्स्ड इक्वेशन है इसका यूज हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करने में भी कर सकते हैं या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड करने में भी कर सकते हैं। मतलब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या रिडक्शन पोटेंशियल हो हम लोग किसी भी केस में फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले हाफ सेल में इसका यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हाफ सेल के लिए देखो नर्स्ड इक्वेशन जो है वो कैसे यूज करें। तो मान लो हमें एक सवाल सॉल्व करना है। सवाल में दे रखा है E0 M N प्लस से M, ये वैल्यू दे रखा है ना। स्टैंडर्ड केस में इसका वैल्यू x वोल्ट है। उसी तरह M N प्लस पर का कंसेंट्रेशन भी दे रखा है। मान लो ये C1 मोलर दे रखा है। ठीक है, और हमें बोल रहा है कि ई सेल निकालो M N प्लस से M के लिए। अब देखो यहां पर क्या है, तुम देख पा रहे हो कि कंसेंट्रेशन जो है वो 1 मोलर नहीं है। तो अगर 1 मोलर होता तब तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन होता, बट यहाँ पर क्योंकि 1 मोलर नहीं है तो अब तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन है नहीं। अब ये स्टैंडर्ड कंडीशन से बदल गया है, स्टैंडर्ड कंडीशन अब नहीं रहा। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग नर्स्ड इक्वेशन तो हर जगह ही लगा सकते हैं। तो मान लो यहां पर हम लोग नर्स्ड इक्वेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो देखो ई सेल क्या हो जाएगा। ठीक है, ई सेल हमारे पास फॉर्मूला तो एक ही है, E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन N log ऑफ Q। ठीक है, याद रखो यहां पर टेम्परेचर के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है। मतलब टेम्परेचर आप जान लो कि 298 केल्विन पर का ही बात कर रहा है। तो देखो ये ऑलरेडी रिडक्शन के फॉर्म में है ना, प्लस से 0 पर आ रहा है, मतलब यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है। तो हम लोग मान लो रिडक्शन पोटेंशियल ही फाइंड कर रहे हैं ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, E M N प्लस 2M इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E0 M N प्लस से M माइनस 0.059 अपॉन N log ऑफ Q। आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो ये वैल्यू हमें निकालना है। ये वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है, देखो x वोल्ट दे रखा है। तो यहां पर हम लोग x तो आसानी से लिख सकते हैं, माइनस 0.059 अपॉन N log ऑफ Q। ठीक है, अब देखो हमारे पास सारा वैल्यू दे रखा है, ये वैल्यू दे रखा है, ये सारा का सारा वैल्यू आ गया। अब हमें ये log ऑफ Q चाहिए, तो Q कहां से मिलेगा बच्चे। देखो यहां पर ये जो एक्सप्रेशन है, क्योंकि हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हैं ना, तो इसको रिडक्शन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। M जो है वो N प्लस के फॉर्म में पहले था, अब ये क्या करेगा, N मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और साथ में M में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब इस केस के लिए देखो ये रिएक्शन कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, M प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन। और पता है ना, देखो ये प्योर सॉलिड के फॉर्म में है, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, इसका एक्टिविटी तो हम लोग 1 ले लेते हैं ना। तो Q का वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय M N प्लस। N प्लस का कंसेंट्रेशन देखो पहले दे रखा है ना M N प्लस का, वो क्या हो गया 1 बाय C1। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं ना x माइनस 0.059 अपॉन N log ऑफ Q का वैल्यू कितना आ गया, 1 बाय C1। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझ गए।